कि मेंस के मार्क्स पे ही आपकी रैंक डिसाइड होती है। तो जो सबसे ज़्यादा गैप दिखता है उनके प्रिपरेशन में वो मेंस में ही दिखता है। एंड द रीज़न इज मेंस इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, ओपिनियन, एक्सप्रेशन. You know, clarity of expression come with three things. First of all, you need to get order of arguments correct. Secondly, example should be good. And third, the data and figures should support your points. Interdisciplinary approach is very important in mains examination. Mains preparation is not all about collecting information. Rather, it should be more analytical and opinion based. मेंस इज ऑल अबाउट टू थिंग्स, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट एंड क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन. मे भी आप मेंस की प्रिपरेशन करें, मेक श्योर दैट ऑल द फैकल्टीज आर सीनियर एंड मैच्योर्ड एनफ. ने अपना जीवन का एक समय एक सब्जेक्ट में बिताया हो, देन ओनली ही और शी कैन हेल्प यू टू गेट कमांड ओवर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. Hello, my name is Rajat Kumar Rai. I have secured All India Rank 351 in UPSC CSE examination this year. मेरी इस जर्नी की शुरुआत काफ़ी समय पहले हुई थी. मैं कह सकता हूँ 2016 में कॉलेज से पास आउट होने के बाद काफ़ी टाइम लगा. शुरुआत में 3 अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया. फिर मैंने एग्ज़ाम को देना छोड़ दिया क्योंकि मैं जस्टिस नहीं कर पा रहा था पढ़ाई के साथ. फिर मैंने नौकरी से रिज़ाइन किया एंड आई केम बैक हियर इन 2022. आफ्टर दैट आई गेव माई फर्स्ट अटेम्प्ट, जो कि एक बहुत सीरियस अटेम्प्ट था, जिसमें आई वेंट टिल द इंटरव्यू स्टेज. एंड आफ्टर दैट इन दिस ईयर बट आई वॉज नॉट एबल टू मेक इट, एंड इन दिस ईयर आई हैव क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन. सो मैं यहाँ पे कहना क्या चाहूँगा कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले भी मैंने तैयारी की थी थोड़ी बहुत, बट आई वॉज नॉट एबल टू डू द क्रैक द एग्जामिनेशन. पहला ही स्टेज क्लियर नहीं हो पाया. उसमें क्या गलतियाँ करी जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना करें. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ अंडरस्टैंडिंग द एग्जामिनेशन. जैसे if we know about the examination, that what is the need of this examination, ये कहने के लिए एग्जामिनेशन है, बट कुल मिला जुला के ये टेस्ट है कि आप अपने देश को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, इकोनॉमी को और बाकी सारे ग्लोबल सिस्टम्स को कितने अच्छे से समझते हैं. सो फर्स्टली वी शुड बी नोइंग अबाउट द एग्जामिनेशन. वी शुड गो थ्रू द सिलेबस 2-3 बार, 4 बार, 5 बार सिलेबस पढ़ के पहले तो समझें कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है. वो समझने के बाद वंस वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग, फिर हम कंफ्यूज रहते हैं कि वील स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम NCERTs और वील रीड स्टैंडर्ड बुक्स लाइक लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम. सो पहले तो हमें एक बस सिलेबस देखने के बाद अपना कुछ एक फिक्स फाइनलाइज रूट बनाना पड़ेगा, जो कि हमारी बेसिक मिनिमम नॉलेज के साथ होगा. तो वो एक एब्सोल्यूट रूट नहीं होगा, बट स्टिल एक शुरुआत करनी होगी एक तरीके से. वो आप NCERT से भी कर सकते हैं और बेसिक बुक से भी कर सकते हैं. फिर इसमें आगे बढ़ते हुए लगातार बहुत ज़रूरी है कि आप चेक करते रहें कि क्या आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं, इफ़ यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक और नॉट. सो वो हम करते नहीं हैं. एक्चुअली वी वेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि अब प्रीलिम्स का जैसे हमने बहुत सारी पढ़ाई कर ली, बेसिक बुक्स पढ़ ली, फिर हम इंतज़ार करते हैं कि थोड़ा और रुक जाते हैं और ढंग से पढ़ लेते हैं, फिर टेस्ट देंगे, फिर हम एक सेक्शनल टेस्ट देते हैं, फिर हम दूसरा सेक्शनल टेस्ट देते हैं. तो कभी कभी फिर हम उससे भागते हैं. रिजल्ट में स्कोर ख़राब आ गया तो कई बार हम पढ़ना भी छोड़ देते हैं. But this is not the right way to go ahead. I think, in my opinion, the test of digestion, whatever you are reading, आप जो भी पढ़ रहे हैं हर दिन, वो कितना आप समझ रहे हैं और कितना आप डाइजेस्ट कर रहे हैं, उसका टेस्ट हर दिन या हर दूसरे दिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबा है और बहुत सारी चीज़ें हैं करने को. तो अगर आप शुरुआत में ही या फिर ऐसे उसको एक्सटेंड करते रहेंगे कि थोड़े दिन बाद हम करते हैं, थोड़े दिन और बात करते हैं, पूरी तैयारी हो जाए उसके बाद करते हैं, सो इट विल बी वेरी टफ इन द एंड. फिर आप फेलियर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे. एक्चुअली शुरुआत से ही स्टेप बाय स्टेप दैट आपने 5 चैप्टर्स लक्ष्मीकांत के पढ़िए. लेट्स से आपने फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इमरजेंसी पावर्स या प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव, ये सब पढ़ लिया. तो उसका एक टेस्ट दे दें. वो टेस्ट दे के समझ लें कि आपको कितना समझ में आया है, कितना आपने उस चीज़ को सही से एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट किया है. उसके बाद आगे बढ़ें. इसको हम सेक्शनल टेस्ट की तरह नहीं बोलेंगे. इट विल बी अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, क्या कहते हैं, इंटरनलाइजेशन एक तरीके से, कि आपने समझा कितना है. कुल मिला जुला के समझ का एग्ज़ाम है ये. इंटेलिजेंस का भी एग्ज़ाम नहीं है मुझे लगता है, और ना ही कितना आप याद कर सकते हैं. ये समझ का एग्ज़ाम है कि जैसे अब पॉलिटी पढ़ते हैं तो हम भारतीय संविधान को कितना समझते हैं. हाउ डू वी अंडरस्टैंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हाउ डू वी अंडरस्टैंड द इंडियन इकोनॉमी. सो आई थिंक दैट यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस. वो आप हर दिन पढ़ें और रिवाइज़ करते रहें, टेस्ट देते रहें. और साथ में दूसरी चीज़ है कि वी ऑलवेज डिस्कस अबाउट द रिलेवेंस ऑफ न्यूज़पेपर्स. आई डोंट थिंक इफ़ यू वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट तो आपको अपने देश विदेश में चारों तरफ क्या हो रहा है उसमें जानने के लिए कुछ सोचने की ज़रूरत है. वी ऑलवेज ट्राई टू गो फॉरवर्ड विथ टू मैनी कंपाइलेशंस जो महीने के एंड में आती है.
बट आई डोंट थिंक कि वो बिल्कुल सही तरीका है। कुछ लोग के लिए ऑब्वियसली अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग मेथड्स काम करते हैं, बट आई थिंक दैट न्यूज़पेपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसको हम कई बार निगलेक्ट कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं, बट दैट शुड नॉट बी डन। न्यूज़पेपर एक प्राइम सोर्स होना चाहिए हमारे आसपास क्या चल रहा है उसको जानने और समझने के लिए, और उससे विभिन्न प्रकार के पर्सपेक्टिव्स भी मिलते हैं। एंड गोइंग अहेड हम कई बार टेस्ट देने में भी और पढ़ने में भी एक अलग डायरेक्शन में चले आते हैं जो कि यूपीएससी से काफ़ी अलग है। बहुत सारी रैंडम टेस्ट सीरीज़ उठाने से और बहुत सारे रैंडम क्वेश्चंस भी नहीं लगाने, ऐसा नहीं कि डाइजेस्ट करने के चक्कर में कुछ भी पढ़ना शुरू कर दिया। तो आप एक बार यूपीएससी के पुराने सालों के सवाल निकालें, उसको समझें कि उसमें एग्जैक्टली उनकी लैंग्वेज क्या है। वो जो ऑप्शन समझने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी लैंग्वेज क्या है, वो किस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं, किस तरीके से आंसर्स बना रहे हैं, और आपको वो सवाल पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, मतलब आप क्या इन्फर करते हैं। एक बार आप यूपीएससी की लैंग्वेज समझ जाएंगे तो जैसे आपने सुना होगा कि कुछ बच्चे प्रीलिम्स, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 4 साल तक 5 साल तक 4-5 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लगातार प्रीलिम्स क्लियर करते रहते हैं। हो सकता है वो आगे मेंस में दिक्कत हो जाए या इंटरव्यू में दिक्कत हो जाए, बट वो लगातार प्रीलिम्स क्लियर करते हैं क्योंकि वो एग्ज़ाम के साइकिल को समझ लेते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हर साल ही एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, तो उन्होंने सारे प्रोसेस को समझ लिया है, प्रीलिम्स, इंटरव्यू, मेंस, हर प्रोसेस को, फिर वो लगातार एग्ज़ाम को हर साल क्लियर करते हैं, रैंक भी इम्प्रूव करते हैं। तो वो हमें पहले दिन से करना है। पहले दिन से वी हैव टू गो इनटू दैट जोन। शुरुआत से ही हमें कुछ बेसिक फाउंडेशन अपनी तैयार करनी है। पहले तो वो 6-7-8 महीने में हो जाती है। वो आप जिस किताब से भी पढ़ें, जहाँ किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से करें, जैसे कि मैंने जीएस कोर्स से किया था अपना फाउंडेशन कोर्स 2022 में, और वही क्लास को एक बेसिक मटेरियल बना के उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज़ को कोई भी जो रिलेवेंट लगे मुझे उसके साथ उसमें वैल्यू एडिशन किया है, वो आप भी कर सकते हैं। न्यूज़पेपर्स लगातार पढ़ा है, जो कि कोई भी सफल जितने भी अभ्यर्थी हैं उसमें से मैक्सिमम लोग फॉलो करते ही होंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको जीवन भर करना है। उसके अलावा आसपास में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको थोड़ा समझते हुए चलना है। मतलब आपका जो इंसाइट है किसी भी चीज़ को देखने और समझने का तरीका, वो एक नॉर्मल व्यक्ति से थोड़ा सा आगे देखने का होना चाहिए, क्योंकि आपको एक सिविल सर्वेंट की तरह काम करना है, जहाँ पे आपके लोगों का मतलब वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों समझ में आनी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस तरीके से आगे बढ़ें तो अच्छा करेंगे। सो अब हम एक बार एक चीज़ इस पर भी बात कर सकते हैं कि जैसे आज हमने डिसाइड किया कि हमें एक सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है, इस देश की बहुत ही विशिष्ट सेवा है, तो उसमें हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले वी शुड फर्स्ट थिंक, सिट एंड रिफ्लेक्ट ओवर द थिंग दैट क्या हमने जो डिसाइड किया है हम उसको सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मोनोटोनस और बोरिंग जर्नी होती है। क्योंकि आप हर दिन उठेंगे, सुबह उठेंगे, वही एक सेम खाना खाएंगे, 10-12 घंटे की पढ़ाई करेंगे, रात में सो जाएंगे, यही सोच के सोएंगे कि आज क्या पढ़ा था और कल क्या पढ़ना है, फिर उठेंगे और फिर वो करेंगे, और आप सब कुछ करके एग्जामिनेशन देने जाएंगे और कई बार ऐसा भी होगा कि आपको सक्सेस ना मिले। तो ये एक बहुत ही मोनोटोनस, बोरिंग और लंबा प्रोसेस है। तो पहले तो हम जब फैसला लेते हैं कि हमें इस फील्ड में आना है, सो वी हैव टू थिंक ओवर दिस कि हम क्या 3-4 साल सस्टेन कर सकते हैं। ये नहीं कि हम 1 साल के लिए जा रहे हैं और इसी साल करके आ जाएंगे, इतना एब्सोल्यूटिज्म जीवन में चलता नहीं है एक्चुअली। कुछ लोग ऑब्वियसली कर लेते हैं, बट हमें वो थोड़ा सा अपने को वो एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि हाँ ठीक है, क्या हम 2 साल सस्टेन कर सकते हैं, क्या वो इंटरनल ड्राइव इतनी स्ट्रॉन्ग है हमारे अंदर कि वी कैन सस्टेन इट फॉर 2 years, वी कैन सस्टेन इट फॉर 3 years। ऑब्वियसली जैसे हम अभी इस साल के ऑल इंडिया रैंक 1 को देखें तो उनकी जर्नी काफ़ी लंबी रही है। उन्होंने हमेशा, मतलब डाउनफॉल्स आते हैं, बट वी हैव टू अगेन एंड अगेन सस्टेन इट। उसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा कारगर हैं, पहले तो सेल्फ बिलीफ और दूसरा डिसिप्लिन। सो हमें वो डिसिप्लिन को अपने अंदर इनकलकेट करके रखना है और हमेशा कितने भी डाउनफॉल्स आ जाएं एक सेल्फ बिलीफ के साथ चलना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सेल्फ बिलीफ और डिसिप्लिन का इस्तेमाल, वो जो मैंने बात कही थी फाउंडेशन बनाएंगे अगले 8 महीने, उसमें किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे हम पहले दिन आज हमने पढ़ाई करनी शुरू की, अपनी पढ़ाई की शुरुआत की, अपनी जर्नी की शुरुआत की, और मान लेते हैं कि हमने वो शुरुआत आज लक्ष्मीकांत से ही करी है। हम एनसीईआरटीज़ पढ़ने नहीं गए, एनसीईआरटीज़ में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जैसे इफ़ वी स्टार्ट स्टडिंग अबाउट व्हाट इज़ मेंट बाय लिबर्टी, व्हाट इज़ मेंट बाय फ्रेटर्निटी, तो हो सकता है हमें थोड़ी दिक्कत हो समझने में। सो अगर लेट्स से हमने एक बेसिक किताब लक्ष्मीकांत से ही शुरू की कि हम पहले से लक्ष्मीकांत से ही पढ़ना शुरू करेंगे। सो फर्स्टली वी शुड हैव सम डेली, कि जैसे मैं कैसे करता था वो हर आदमी पे अप्लाई हो सकता है, और हो सकता है कुछ लोग का इसका अलग तरीका भी हो, कि हमने आज डिसाइड कर लिया कि हमें आज 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, या वो 800 पन्ने की किताब है, हमें आज उसमें से 40 पन्ने पढ़ने हैं, हमें 20 दिन में लक्ष्मीकांत क्लियर करनी है। तो वो 40 पन्ने पढ़ने के बाद हमें एक एक्टिव रिकॉल का तरीका होता है, बैठ के उस पर थोड़ा सोच रहे हैं, उसको थोड़ा लिख रहे हैं। और एक और चीज़
किताब को पढ़ने के साथ साथ उसमें अंडरलाइन करने के साथ साथ बेटर ये रहेगा कि हम एक पेन पेपर लेके बैठे और साथ में लिखते रहें। तो ये क्या स्टार्ट करने का तरीका कि स्टार्ट किया, 40 पन्ने पढ़े, उसको डाइजेस्ट किया, उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, फिर धीरे धीरे ऐसे करके हमने लक्ष्मीकांत आदि ख़त्म कर ली, फिर उसका एक टेस्ट दे दिया। बेसिक बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है, PYQs को भी फॉलो कर सकते हैं। हमने उसका एक टेस्ट दे दिया। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये बोरिंग हो रहा है तो फिर आपने साथ में कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया जो कि इंडियन पॉलिटी से थोड़ा डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल आपने इकोनॉमी उठा लिया या फिर ज्योग्राफी उठा लिया, या फिर स्टोरी जैसा कुछ पढ़ना है, अपने देश के इंटरनेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ना है तो आपने हिस्ट्री उठा लिया, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिया। फिर ऐसे करके उसको अगले 10 दिन में पढ़ा। फिर ऐसे अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके, और ताकि ये सब कुछ बोरिंग ना हो जाए, साथ में 2-3 चीज़ों को लेके धीरे धीरे, और बीच में अपने आप को रेगुलर ब्रेक्स भी दे सकते हैं। वो ब्रेक लंबा नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने सैटरडे को ब्रेक लेना शुरू किया और वो ब्रेक अगले सैटरडे तक चल रहा है और फिर घर चले गए। यहाँ पे मैं यहाँ पे रहते हुए मेरे को 30 महीने हो गए। मैं देखता हूँ लोग घर से आते हैं, फिर वापस घर चले जाते हैं, फिर घर से आते हैं, फिर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ का खाना उतना अच्छा नहीं है, यहाँ का इन्वायरमेंट उतना सूदिंग नहीं है। बट आपको ऐसा नहीं करना है। मतलब ये ब्रेक भी, क्योंकि बड़ा एग्ज़ाम है, हम जो चीज़ डिज़ायर कर रहे हैं उसको डिज़र्व करने लायक बनना पड़ेगा। दैट विल टेक टाइम। तो वो टाइम में अपने आप को सस्टेन करना होगा, वो फॉलो करना होगा प्रोसेस, और वो 8-9 महीने लगातार आपको चीज़ों को छोटे छोटे टारगेट्स बना के डिवाइड करके 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ऐसे करके धीरे धीरे करना पड़ेगा। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने फिक्स किया है अदर देन द करंट अफेयर्स, जो आपका बेसिक फाउंडेशन है, दैट यू हैव टू रिवाइज फॉर एटलीस्ट 10 टाइम्स। 10 बार हर बच्चा रिवाइज करता है जो भी क्लियर करता है। कुछ लोग नहीं कर पाते, पूरा एफर्ट डालते हैं, वो भी यही करते हैं। यू हैव टू एटलीस्ट रिवाइज इट 10 टाइम्स rather than extending the breadth और width of the material कंसाइज रख के उसको 10-15 बार, जितनी बार आप रिवाइज कर पाएँ, that will give you a much better outcome in my opinion। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि कई बार हमें लगता है कि हमने पढ़ाई स्टार्ट की, शुरुआत में तो बहुत जोश होता है, फिर हम पढ़ने बैठते हैं, फिर कुछ बच्चे 3 महीने में, कुछ बच्चे 2 महीने में थक जाते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि वहाँ पे बैठ के फिर आपको थोड़ा सा, अगर आपका ड्रॉ डाउन वाला टाइम आता है तो आपको थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। 1-2 दिन वापस से बैठ के सोचिए कि आपने क्यों स्टार्ट किया था और क्या आप सस्टेन कर सकते हैं। तुरंत कभी भी हेस्ट में डिसीजन, वो जनरल लाइफ में भी हमारे साथ है, कोई भी चीज़ अगर हम तुरंत डिसाइड करते हैं कि आज सोचा और कल कर लिया, सो दैट कैन बी नेगेटिव फॉर अस। तो इसलिए हमें थोड़ा सा पहले बैठ के, अगर हमें लगे कि हम आज 3 महीने हो गए लगातार पढ़ रहे हैं बट हम आगे कैरी नहीं कर पाएंगे, सो वी हैव टू गिव आवरसेल्फ सम टाइम। आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा सोच विचार कर लीजिए, थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से, फैमिली से, जो भी आपके वेल विशर्स हैं उनसे बात कर लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे दीजिए। मूवी देखने चले गए, कुछ अच्छा खा लिया, कहीं बाहर चले गए, एक दिन इस इन्वायरमेंट से दूर हो गए। बिकॉज़ ये इन्वायरमेंट भी, जैसे अगर आप यहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर में बैठ के तैयारी करें, यहाँ की बात करूँ तो ये इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ है यहाँ पे चारों तरफ। टू मच मटीरियल, टू मैनी सोर्सेज, टू मैनी पीपल टू गिव यू डिफरेंट ओपिनियंस टू फॉलो अपॉन। इनसे थोड़ा दूर भी आप जा सकते हैं 1-2 दिन, या इस इन्वायरमेंट से थोड़ा बाहर। और अगर लगातार आप कर रहे हैं, 3-4 साल हो गए हैं और यहाँ पे बैठ के नहीं हो पा रहा है, सो इन माई ओपिनियन आई वुड रिकमेंड कि आप बाहर जाके या फिर घर जाके या जगह बदल के, दिस इज ऑल्सो अ साइंटिफिक थ्योरी that if at some place you are sitting and doing something and you are not able to do it, so you can change the place। हम बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़ते हैं, बहुत ही फेमस बुक्स है, बुक का नाम तो नहीं लूँगा मैं इतना स्पेसिफिक, बट उन किताबों में भी ऐसा लिखा हुआ है कि चेंजिंग द इन्वायरमेंट गिव यू इमेंस बेनिफिट्स, सो दैट ऑल्सो यू कैन डू। अपना मन बदल लें, अपना इन्वायरमेंट बदल लें, उसके बाद वापस से बैठें। जर्नी लंबी है, बार बार आपको डाउट होगा, बट जो भी लगातार डिसिप्लिन के साथ लगा रहेगा, 99% लोगों को सफलता मिल ही जाती है ना। अभी हमने बेसिक फाउंडेशन कर लिया, जीएस की बातें कर ली। अगर हम बात करें कि हम अपना ऑप्शनल कैसे चूज़ करें, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन नाम में ही मेन है, तो दैट इज़ द मेन एग्जामिनेशन, क्योंकि 2025 में से 1750 मार्क्स का एग्जामिनेशन है और उसमें 500 नंबर का ऑप्शनल है, जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो ऐसा सोच के ना ऑप्शनल चूज़ करें कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लेता हूँ, बहुत छोटा सिलेबस है, मैं एंथ्रोपोलॉजी ले लेता हूँ क्योंकि मैंने साइंस से ग्रेजुएशन किया है, मैं मैथमेटिक्स ले लेता हूँ क्योंकि मैं आईटी बॉम्बे से पास हुआ हूँ, या फिर मैं हिस्ट्री ले लेता हूँ क्योंकि मैंने हिस्ट्री ऑनर्स से किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन बीए कर लिया है। सो मैं बोलूँगा कि ऐसा ना करें। उसको चूज़ करने का शायद मुझे लगता है कि बहुत एफिशिएंट तरीका है
या तो उसका सोर्स पढ़ के देख लें या तो पुराने सालों के सवाल खोज के देख लें। जैसे मैंने कैसे चूज़ किया था, आई वॉज कन्फ्यूज। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो मैंने सिविल इंजीनियर का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस निकाले 4-5 साल के मेंस के। फिर मुझे था कि मैं ह्यूमैनिटीज़ में कुछ सब्जेक्ट्स में अच्छा था, जैसे मैं हिस्ट्री में अच्छा था, तो मैंने हिस्ट्री के सवाल निकाले। फिर मुझे लगता था कि मुझे इकोनॉमिक्स और पॉलिटी की भी थोड़ी बहुत समझ है, तो मैंने इकोनॉमिक्स का ही पेपर निकाला, मैंने पॉलिटिकल साइंस का ही पेपर निकाला। फिर मेरे को लगा कि आजकल मतलब हमारे लिए सोशियोलॉजी पढ़ना बहुत इजी है। हम सोचते हैं कि फैमिली और ये जो सोसाइटल सिस्टम है, सोशल सिस्टम, ये सब पढ़ना बहुत आसान है, तो मैंने सोशियोलॉजी का ही पेपर निकाला। फिर मेरे दिमाग में भी ये नोशन था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस बहुत छोटा है, तो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी पेपर निकाला। तो ऐसे करके मैंने 6-7 सब्जेक्ट अपने सामने रखे और मेरा जो नोशन था वो ब्रेक हो गया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सवाल मुझे बिल्कुल कनेक्ट नहीं हुए, कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने सिविल इंजीनियरिंग उठाया, मुझे लगा कि जो लेवल पे मैंने कॉलेज में पढ़ाई की है उसको 10 गुना एफर्ट डालने पड़ेंगे, तब भी उतना रिटर्न आएगा या नहीं आएगा मुझे समझ नहीं आया। देन आई लुक्ड एट सोशियोलॉजी, आई वॉज थिंकिंग दैट इट इज़ वेरी ईजी, आई वॉज टोटली ऑस्ट्रक, मुझे कुछ उसके पेपर में भी समझ नहीं आया। ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में आई वॉज टू कन्फ्यूज। बट एक होता है, हम कोई भी चीज़ जब पढ़ते हैं सो वी आर एबल टू ड्रॉ कनेक्ट, तो वो कनेक्ट मेरे को पॉलिटिकल साइंस के पेपर से हुआ। क्योंकि आप जब बैठेंगे और आपने कोई चीज़ खोल के बैठे हैं, आप कोई नई चीज़ आप पढ़ रहे हैं, तो वो एक इंटरनल बायस हमारा हमेशा से ही होता है, वो इंटरनल बायस आपके कॉन्शियस से डेवलप होता है धीरे धीरे करके। तो वो मेरे को पॉलिटिकल साइंस के पेपर से आया। तो आप भी ये कर सकते हैं, आप पुराने साल के सवालों को उठाएं, उनको पढ़ के देखें एक बार, आपको अपने आप से ही आ जाएगा ड्राइव कि आपको शायद ये सब्जेक्ट लेना चाहिए। फिर उसकी कोई एक बेसिक किताब उठा लें, उसको थोड़ा बहुत पढ़ के देख लें। जैसे पहली क्लास में मैं जब गया था पॉलिटिकल साइंस की, मैंने शुभ्रा रंजन मैम के यहाँ से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करी है। तो शुभ्रा रंजन मैम के यहाँ जब मैं पहली क्लास में गया था, तो मैम जो क्लास में पढ़ा रही थी प्लेटो एंड अरिस्टोटल, और उसके बाद सोफिस्ट होते हैं और वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, नॉलेज इज़ वर्च्यू, और ये सब चीज़ें मेरे सर के ऊपर से जा रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सो ऐसा होगा, कई बार आप उठाएंगे, आपने कोई किताब उठा ली और ऐसा लगेगा कि नहीं यार शायद मुझे और ट्राई करना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ के देख लें, थोड़ा और पढ़ के देख लें। वो ड्राइव जो है आपकी, जिसने आपको ऑप्शन लेने के लिए थोड़ा पुश किया है, आप थोड़ा 1-2 दिन का एफर्ट डालेंगे तो फिर आपको समझ आने लगेगा। फिर मुझे लगता है ये एफिशिएंट तरीका है, मतलब क्वेश्चन पेपर देख के और थोड़ा सा उसका लिटरेचर पढ़ के अपना ऑप्शनल डिसाइड करने का। तो अब इसके बारे में, अभी ऑप्शनल हमने चूज़ कर लिया, इसके बाद एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वो हमें रिजल्ट दे रहा है। जैसे मेरे एक नोन है, उन्होंने भी 2 बार मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेके अपना मेंस लिखा, बट उनके मार्क्स नहीं आए। सो बाद में उन्होंने तीसरे साल अपना ऑप्शनल चेंज करके सोशियोलॉजी कर लिया, और वो सोशियोलॉजी चेंज करते ही उनकी रैंक आ गई। सो दे वर नॉट एबल टू डू मच गुड इन दी मैथमेटिक्स ऑप्शनल, बट जैसे उन्होंने सोशियोलॉजी पे चेंज किया तो वो उनका दिमाग जो है, उनका ओरिएंटेशन, उनकी पढ़ने का तरीका, उनका जो कनेक्ट है वो सोशियोलॉजी के साथ ज़्यादा था। तो आप ऐसा एडमेंट हो के इस एग्ज़ाम में किसी भी प्रोसेस में नहीं जाना है, ऐसा कि आपने एक ऑप्शन चूज़ कर लिया, फिर आप उसी ऑप्शन पे स्टिक कर रहे हैं, भले ही उसमें आपके मार्क्स आ रहे नहीं आ रहे। हो सकता है 3 साल मार्क्स नहीं आए, चौथे साल बहुत ज़्यादा मार्क्स आ गए, बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत टाइम डेडिकेट, मतलब सही तरीके से उसमें टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर सही तरीके से वो सब्जेक्ट आपको रिटर्न नहीं दे रहा है, सो यू कैन गो फॉर चेंजिंग द ऑप्शन। ऐसा मत सोचिए कि आपने एक बार ज्योग्राफी उठा लिया, उसको 2 साल दे दिए तो आप अब एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ सकते। हो सकता है एंथ्रोपोलॉजी आप 1 साल में उतना पढ़ लें जितना आपने ज्योग्राफी 2 साल में पढ़ा था। सो आई थिंक दैट चेंजिंग द ऑप्शन कैन ऑल्सो बी अ वे आउट। एक्चुअली इस एग्जाम में कोई एक फिक्स्ड पाथ नहीं है, एक बेसिक मिनिमम हाइजीन है जो हम सबको फॉलो करनी होती है। वो बेसिक मिनिमम हाइजीन फॉलो करते रहेंगे, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के आगे बढ़ते रहेंगे, सो एब्सोल्युटली यू विल डू गुड। सो अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें, सो देयर आर टू मेनी मैगजीन्स एंड टू मेनी कंपाइलेशंस। अभी जैसे प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है, तो बहुत सारी कंपाइलेशंस हैं चारों तरफ। आप बड़ा बाजार रोड पे जहाँ भी ट्रेवल करेंगे, आपको 600 पन्ने, 800 पन्ने, 900 पन्ने, एंड पीपल क्लेम दैट 20+ क्वेश्चंस इन दिस ईयर्स प्रीलिम्स विल कम फ्रॉम these compilations। अब भाई क्वेश्चन बनाने वाला जो है, वो जो चीज़ चेक करना चाह रहा है, वो जैसे मैंने जो देखा है कि जनरली हम जो कंपाइलेशन पढ़ के जाते हैं, वो कंपाइलेशन में अगर हम 600 पन्ने पढ़ते हैं तो शायद 2 सवाल अगर उससे मिलते जुलते आ जाए तो आ जाए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब यूपीएससी का वो करंट अफेयर्स वाला सिस्टम है, दैट करंट इज़ नॉट सो करंट, मतलब इट इज़ कॉन्टेम्प्रेरी करंट। वो 10 साल का करंट होता है कि भाई अब एक रिवॉल्यूशन हुआ था अरब स्प्रिंग नाम से मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, वो भी करंट ही है यूपीएससी के लिए। दे आर आस्किंग इट इन मेंस ऑल्सो, दे आर आस्किंग इट इन प्रीलिम्स ऑल्सो। और वो भी करंट है कि अभी रिसेंटली कौन से स्टेट में कोल माइनिंग करते हुए कुछ लोग की डेथ हो गई। सो दीज बोथ आर करंट बिकॉज दोनों एग्जाम के लिए रिलेवेंट, एक गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट के लिए दोनों बहुत रिलेवेंट चीज़ है।
तो हमें अपना करंट का ओरिएंटेशन भी उसी हिसाब से रखना है। अब जैसे हमें सबको पता था कि 2023 में या 2024 के पेपर में रशिया यूक्रेन वॉर पे सवाल आएगा। अब रशिया यूक्रेन वॉर पे आप चाहें उठा के 400 पन्ने पढ़ लीजिए या उठा के आप 4 चीज़ें देख लीजिए कि जनरली यूपीएससी का पैटर्न क्या है कि भाई यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ क्या हैं, या फिर यूक्रेन में अगर हम ईस्ट से वेस्ट चलें या नॉर्थ से साउथ चलें तो इन शहरों को अरेंज कर दीजिए, या फिर नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ यूक्रेन एंड रशिया कौन कौन सी हैं, और एग्जैक्टली उसी टाइप का सवाल यूपीएससी ने पूछ दिया। अभी आप ये पढ़ें कि माउंटेन रेंज कौन सी है यूक्रेन में, दैट वुड नॉट गिव मच बेनिफिट आई थिंक, बिकॉज वो एक्सेस है, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं, ऐसे यूपीएससी ने पूछा कि सिकार्ड्स क्या होते हैं। अब वो मेरे लिए, आपके लिए और वो कंपाइलेशन पढ़ने के लिए, अभी तो सवाल आ गया एग्जाम में। नाउ पीपल आर गिविंग दोज काइंड ऑफ करंट अफेयर्स दैट अभी ये 4 टाइप के एनिमल हैं, तो ये सैफरन रीड टेल क्या होता है। नाउ पीपल आर गिविंग बिकॉज इट हैज़ बीन ऑलरेडी आस्क्ड, अभी यूपीएससी ने पूछ दिया है, बट अगली बार शायद ना पूछे। तो अभी इस सवाल का रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। इस सवाल के लिए आप 20 पन्ने पढ़ लें, आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ इट। इससे बेटर है कि जैसे अभी रिसेंटली इंडिया के कंटेक्स्ट में आप करंट अफेयर पढ़ें, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे देश के सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने वाली है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन के मेंस में क्या सवाल बनाएंगे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या भारत के लिए सही है, और प्रीलिम्स में क्या सवाल बनाएंगे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन और किन किन देशों में है। तो बहुत सारे कंपाइलेशंस देखे हैं मैंने, बट मोस्ट ऑफ द कंपाइलेशंस में ये लिखा ही नहीं है। बट वो हाई लेवल कमेटी जो थी उसने कोई रिपोर्ट रिकमेंड की है, तो ऑब्वियसली उसने बहुत सारे देशों के पॉलिटिकल सिस्टम में जहाँ ये सिस्टम ऑलरेडी लागू हो चुका है वो पढ़ के बनाया होगा। सो उधर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, और वो सवाल आएगा, फिर वी विल स्टार्ट सेइंग दैट कि भाई ये क्या बात हुई, अब 193 देश हैं और 193 देश के अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम है, हम कितने देशों का पॉलिटिकल सिस्टम याद करेंगे। बट ऐसा नहीं, हमारे देश में जो चीज़ लागू होने जा रही है उसकी एक हाई पावर्ड कमेटी जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ने हेड की थी, वो कौन सा देश का सिस्टम पढ़ के, और बहुत सारे रिकमेंडेशंस उसमें हमारे बहुत ही रिनोन्ड सुभाष कश्यप जी हैं जिन्होंने उसमें रिकमेंड किया है कि भाई आप जर्मनी का भी सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं, आप जापान का भी सिस्टम इस देश में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमारी इंस्टेबिलिटी वाली दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो इस टाइप से आप करंट अफेयर पढ़ें, ये वाला सेंस आपको अखबार पढ़ के ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, 20 दिन में या 25 दिन या 2 महीने में आपको अब पूरा प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स पढ़ लेना है, जो आपने छोड़ा हुआ था कि हम लास्ट में पढ़ेंगे, तो आप पढ़िए भाई, कंपाइलेशन पढ़ सकते हैं, उसका भी ऑब्वियसली रिटर्न तो है, बट उतना नहीं है जितना अखबार पढ़ने का है। मैं बहुत ही बायस्ड हूँ अखबार की तरफ, क्योंकि मैंने लगातार 30 महीने अखबार पढ़ा है, एंड इट गिव्स इमेंस नॉलेज। मतलब मैंने सिसेरो का नाम कभी नहीं सुना था, मैंने हेनरी किसिंगर का नाम कभी नहीं सुना था, मैंने जो हमारे रिनोन्ड क्या कहते हैं इकोनॉमिस्ट लोग हैं जो बहुत सारी बातें कमेंट्रीज करते हैं, मैंने उनका नाम कभी नहीं सुना था। अदर देन PSIR ऑल्सो आई केम टू नो अबाउट दिस पीपल। जीन ड्रीस का नाम कभी नहीं सुना था। तो ये सब अखबार पढ़ के आता है। अखबार गिव यू वेरियस पर्सपेक्टिव्स ऑल्सो, क्योंकि वही अभी तो नया सिस्टम भी स्टार्ट कर दिया। इफ आई नेम इंडियन एक्सप्रेस, तो आजकल उसमें 2 सैटरडे या फ्राइडे को 2 कॉलम्स होते हैं। एक कॉलम होता है किसी टॉपिक के बारे में पॉजिटिव लिखता है, एक कॉलम होता है उस टॉपिक के बारे में नेगेटिव लिखता है। उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। आप एक ही प्लेस पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पढ़ रहे हैं, आपको अपना ओपिनियन भी वहीं से ड्रॉ हो जाएगा। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि सीट कम है, 10 लाख लोग ने फॉर्म भरा है, 6 लाख लोग पेपर देंगे, 979 लोग इस बार क्वालिफाई करेंगे। सो बहुत ही मतलब एक नंबर पे आप इस साल का रिजल्ट देखेंगे तो 20-20 बच्चे हैं। तो ये माइन्यूट चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम दी करंट अफेयर्स इन प्रीलिम्स till the end in interview stage. Now finally I'll be telling you about the what should be the exit strategy. जैसे कि हमारे उस सिस्टम की तरह नहीं होना चाहिए कि हम कहीं आए और हम फंस गए, फिर हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, फिर हम अपनी वर्थ को जज करते हैं कि वी आर वर्थलेस, वी आर यूजलेस, हम ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए तो हम काबिल नहीं थे। बिल्कुल नहीं ऐसा। एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाने के बहुत सारे कारण होते हैं। समटाइम्स इट डजंट गो इन आवर फेवर, हमारे 100% एफर्ट डालने के बाद भी। सो जब 3, 4, 5 अटेम्प्ट में, जैसे एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, प्रेशर साल के हमारी मैम हैं, उनका नाम तो नहीं बताऊंगा बट उनका बता देता हूँ कि उन्होंने यहाँ 4 बार एग्ज़ाम दिया एंड शी वॉज नॉट एबल टू डू इट, एंड आफ्टर दैट शी लेफ्ट दिस प्लेस। और यहाँ से जाके उन्होंने टीचिंग करना शुरू कर दिया। टीचिंग उनको बहुत पसंद थी। उन्होंने सोचा कि अब प्लान ए का ख़त्म होने का समय आ गया, बिकॉज शुरुआत में व्हेन वी स्टार्ट डूइंग एग्ज़ाम, तो उस दिन हमें प्लान भी नहीं सोचना है। पहले दिन हमें प्लान ए ही पे स्टिक करना है कि यूपीएससी इज़ द अल्टीमेट प्लान।
बट ठीक है 3-4 साल बाद अगर हम नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो पा रहा है, अल्टीमेटली नहीं हो पा रहा है मैं ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि अगर आप सच्चे तरीके से एफर्ट डाल रहे हैं तो हो जाता है, फिर भी नहीं हो पा रहा है, 3-4 साल हो चुके हैं, देन यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट प्लान बी एंड दैट एग्जिट प्लान शुड बी एज पर योर कैपेबिलिटीज़। अब वही जिन मैम की मैंने बात करी, उन्होंने यहाँ पे 4 साल एग्जाम दिया, नहीं हुआ, जाके टीचिंग करने लगे एंड नेक्स्ट ईयर अलॉन्ग विद टीचिंग उनकी अंडर 50 रैंक आ गई। सो ऐसा नहीं है कि आप वो वर्थ नहीं थी, वो ये सोच के चली गई कि मैं काबिल नहीं हूँ, मेरा नहीं हुआ तो मेरा नहीं हो सकता था, मैंने उतने ढंग से पढ़ाई नहीं की। तो आपको भी साइड बाय साइड ये बहुत बड़ी एक तरीके से एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है यूपीएससी इस समय, हज़ारों करोड़ों रुपए का ये इकोसिस्टम है, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और यहाँ पे भी नहीं, आप जिस भी फील्ड में जाएंगे, जैसे आई वॉज कॉन्फिडेंट दैट आई हैव वर्क फॉर 6 years ऑल्सो, और अगर मैं वो 6 साल नहीं भी करता तो यहाँ पे इतना पढ़ाई करके इतना ज्ञान इकट्ठा कर लिया कि कहीं भी जाता तो कुछ अच्छा ही करता। एंड दैट अप्लाइज टू एवरीबडी, जिसने भी बहुत ही ऑनेस्टी के साथ और डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे रह के पढ़ाई की है। इन दी अल्टीमेट टाइम अगर वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाया या एग्ज़ाम नहीं निकला, क्लियर कर पाया भी नहीं बोलूँगा, अगर एग्ज़ाम नहीं निकला उसके किस्मत में नहीं था, तो दे शुड नॉट बी डिसहार्टेंड। ऐसा नहीं कि जीवन खत्म हो गया, यूपीएससी ही एंड नहीं है ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। मतलब मैं तो सोचता हूँ कि यूपीएससी की तैयारी करने आए तो यूपीएससी भी एक एंड है और बहुत ज़रूरी एंड है, क्योंकि आदमी उससे उस अचीवमेंट से अपने आप को अटैच कर लेता है कि वो मिलेगा तभी हमने कुछ अच्छा किया। बट फिर भी इन दी एंड इफ़ सारी चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, कुछ गलत हो रहा है, तो मे बी द ऑलमाइटी हैज़ मेड यू फॉर अ ग्रेटर पर्पस। आप कुछ और बड़ा कर सकते हैं। हर आदमी यूपीएससी करके या कुछ अच्छा नहीं करता। बहुत ऐसे लोग हैं, आई थिंक दैट ब्यूरोक्रेट 100 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो 120 घंटे भी काम कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग मच बेटर फॉर द पीपल एंड पीपल नो देम मच मोर, और लोग उनसे कनेक्ट भी कर पाते हैं। देयर वेरियस एग्जाम्पल्स। कैलाश सत्यार्थी इज नॉट अ सिविल सर्वेंट, ही इज डूइंग ग्रेट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री। सो इसलिए वी शुड नॉट बी डिसहार्टेंड, वी शुड कंटिन्यू डूइंग आवर वर्क, और हमेशा जीवन में सच्चाई के साथ काम करेंगे तो सफलता मिलेगी, वो यहाँ मिले चाहे कहीं और। दैट इज़ वेरी एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट सच्चाई है। थैंक यू।